बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया और डिस्कवर करने वाले के माइंड में ये बात कैसे आई कि न्यूट्रॉन नाम का भी कोई ज़रा एटम के न्यूक्लियस में हो सकता है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि अपने ज़माने का एक बहुत ही अजीम साइंटिस्ट रदरफोर्ड, उसने प्रिडिक्ट किया था, पेशीन गोई की थी 1920 के अंदर कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रल ज़रे भी ज़रूर पाए जाने चाहिए और उन न्यूट्रल ज़रों की मैस प्रोटॉन की मास के तकरीबन बराबर होनी चाहिए। असल में वो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मासेस को अगर जमा किया जाए, किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो उनकी मैसेस का मजमूआ उस एटम की एटॉमिक मैस के बराबर नहीं बनता बल्कि उससे कम आता है। हाँ, जितने प्रोटॉन्स हैं तकरीबन उतने न्यूट्रल ज़रे हम फ़र्ज़ कर लें और हर ज़रे की मास प्रोटॉन की मास के बराबर एज्यूम कर लें तो फिर एटम की एटॉमिक मैस इंश्योर हो जाती है। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, एक पूरी फ़िलॉसफ़ी है और एक हकीकत छुपी हुई है जो किसी भी न्यूट्रल ज़रे की मौजूदगी की एक अक्ली दलील फराहम करती है। लिहाजा इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट हजरात ने वर्क करना शुरू किया, लेकिन इसका सेहरा चैडविक के सर जाता है जिसने एक्सपेरिमेंटली न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और 1935 में इस अजीम काम को सर अंजाम देने की वजह से इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। चैडविक के एक्सपेरिमेंट का एक सिंपल सा डिस्प्ले आपके सामने है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे ये लेड का ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड साइड पे लिखा हुआ है। लेड के ब्लॉक के अंदर हमने पोलोनियम की कुछ मैस रखी है। पोलोनियम दरअसल अल्फा पार्टिकल का एक बेहतरीन सोर्स है। इससे खुद ब खुद अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, एमिट होते रहते हैं और लेड का ब्लॉक जो है ये इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साइड पे जो साइंटिस्ट खड़े होंगे तो उनकी बॉडी पे ये फॉल नहीं करेगा, तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। हाँ, जिस तरफ एक छोटा सा रास्ता दिया गया है सिर्फ उसी डायरेक्शन में ये आगे मूव कर सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल दरअसल हीलियम के न्यूक्लियाई हैं जिनमें दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनसे आज हम वाकिफ़ हैं। उस वक्त चूँकि न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसकी मैस तो 4 थी और इसके ऊपर चार्ज +2 था, इससे सब वाकिफ़ थे। जिस तरफ ये मूव कर रहे थे इनके सामने बेरिलियम मेटल की एक बारीक सी स्ट्रिप रख दी, एक बारीक सी पतरी रख दी। तो अल्फा पार्टिकल्स जब इसके साथ टकराए
और इसके आगे फोटोग्राफिक फिल्म या जिंक सल्फाइड प्लेट रखी गई तो उनके ऊपर डिफ्लेक्शंस बन गए, छोटे छोटे धब्बे बन गए, जो कि इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे कि कोई ना कोई चीज़ बेरिलियम की स्ट्रिप से निकली है जो आगे जाके जिंक सल्फाइड की प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म के साथ टकराई है। तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अल्फा पार्टिकल खोदे से गुजर गए और फाइनल फोटोग्राफिक फिल्म या जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकरा रहे हैं, या ये यहाँ पे रह गए बेरिलियम मेटल के अंदर और यहाँ से कुछ न्यूट्रल ज़रे निकले जो आगे जा रहे हैं। तो इसके सामने चार्ज डिटेक्टर रखा गया तो उसकी नीडल 0 पे रही, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, यानी ये आगे +2 पे या किसी और जगह पे मूव करके नहीं गए, जो कि इस बात की दलील थी कि जो ज़रे अल्फा पार्टिकल्स के बेरिलियम मेटल के साथ टकराने के बाद बेरिलियम मेटल से एमिट हुए वो दरअसल न्यूट्रल ज़रे थे। इससे पहले जो दो ज़रे डिस्कवर हो चुके थे वो थे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो तो बिल तरतीब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के हामिल थे। मगर ये न्यूट्रल ज़रा क्या है? इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अल्फा पार्टिकल पोलोनियम सोर्स से एमिट हुए, बेरिलियम टारगेट के साथ ये टकराए और कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई बेरिलियम से। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, या इन ज़रों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, और चार्ज डिटेक्टर पे इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो न की। अब ऊपर इक्वेशन में हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। जब अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है, ये बेरिलियम के साथ टकराए जिसका एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9 है, तो ये हीलियम का ज़रा बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर गया। तो अब एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 4 + 2 6, और एटॉमिक मास जो ऊपर लिखी हुई है 9 + 4 13। तो इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को रीअरेंज किया और एक स्टेबल ज़रा C612 यहाँ पे रहा और एक न्यूट्रल ज़रा यहाँ से आउट हो गया। इसी को ही हम न्यूट्रॉन कहते हैं। याद रहे यहाँ भी ये इक्वेशन 100% बैलेंस है। लोअर साइड पे एटॉमिक नंबर को अलहदा से बैलेंस कर सकते हैं आप, 2 + 4 6 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 6 + 0 भी 6, और लेफ्ट साइड पे 4 + 9 ऊपर साइड में 13, और राइट साइड पे 12 + 1 ये भी 13। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खुसूसियात क्या हैं? न्यूट्रॉन दरअसल एक काबिल तकसीम ज़रा है। इस बुक के चैप्टर 1 के अंदर जब हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर लिया था तो वहाँ मैंने आपके गोशगुजार एक बात की थी कि एटम डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। एटम की प्रॉपर्टीज़ में ये बात है कि ये डिविजिबल है। ओल्ड जो नज़रिया था ग्रीक फिलोसफर्स का वो रिजेक्ट हुआ, और वहाँ मैंने बताया था एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये भी डिविजिबल हैं, स्पेशली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो और कहा था चैप्टर 5 के अंदर थोड़ा सा उनका तज़किरा आएगा। तो आज उस वादे की तकमील का वक्त आन पहुँचा है। न्यूट्रॉन कैसे काबिल तकसीम है? ये इक्वेशन है, न्यूट्रॉन टूटता है न्यूक्लियस के अंदर तो इससे प्रोटॉन बनता है, 7 इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और 7 न्यूट्रिनो एमिट होता है। आप जमा करेंगे
न्यूट्रॉन के नीचे 0 है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखेंगे प्रोटॉन +1 है और इलेक्ट्रॉन -1, और न्यूट्रिनो पे कोई इस किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है। सबको जमा करें +1 और इसके अंदर जमा करें -1 को, तो ये 0, और ऊपर जमा करें 0 + 0 + 1 राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए, तो प्रोडक्ट्स में भी ये टोटल वैल्यू 1 बनती है और रिएक्टेंट में भी यही चीज़ 1 थी। तो इक्वेशन 100% बैलेंस्ड है। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है E -1 और ऊपर 0, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन ही है। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर और इसकी मैस इलेक्ट्रॉन की मैस के बराबर है, तो इसकी रेस्ट मैस को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। मगर इसका असल नाम नेगाट्रॉन है। ये दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल है, और जो न्यूट्रिनो है ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन में एक फंडामेंटल पार्टिकल दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल में, लेकिन साथ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी जनरेट हो रहे हैं। ये जो रेड कलर में नेगाट्रॉन है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर और मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रॉन बुनियादी ज़रा है और ये न्यूक्लियस में नहीं होता और उसके बाहर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, जबकि नेगाट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर पाया जाता है, और जब न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो उसके टूटने के अमल के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। इसे नेगाट्रॉन या सिंपली आपकी बुक के मुताबिक इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम रेडिएशन केमिस्ट्री के अंदर बीटा चार्ज भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। और बीटा की 2 अक़साम होती हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। ये बीटा नेगेटिव है। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी आज। सेकंड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन एंड आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। कैथोड रेज जिनको इलेक्ट्रॉन कहा था, और इसी तरीके से पॉजिटिव रेज, वो तो गैसेस को आयोनाइज कर सकती थी क्योंकि वो चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स थे। क्योंकि ये चार्ज नहीं रखती, एक न्यूट्रल रेडिएशन है या न्यूट्रल ज़रा है, लिहाजा ये गैसेस को आयोनाइज करने से कासिर है। पेनिट्रेशन पावर, किसी चीज के अंदर धंस जाने की सलाहियत। इन ज़रों की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। प्रॉपर्टी नंबर 4, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियर फिशन। स्लो न्यूट्रॉन्स दरअसल फिशन रिएक्शन को शुरू कराने में और इसको आगे जारी रखने में बड़े मुअस्सिर समझे जाते हैं। आपके इल्म में है, मैट्रिक वगैरह में आप यकीनन पढ़ चुके होंगे कि जब एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो वो उसको तोड़ के बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल देता है, और नतीजतन 3 मज़ीद न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जो आगे 3 फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियाई को तोड़ते हैं, और ये चेन रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। तो फिशन रिएक्शन में इसको स्टार्ट करने के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स को इसके ऊपर फॉल कराया जाता है। स्लो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने का अमल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने में बड़े मुस्तामिल हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं बाय यूजिंग स्लो न्यूट्रॉन, तो पहले मरहले में गैमा रेडिएशन
और दूसरे मरहले में बीटा पार्टिकल एमिट होता है। बीटा पार्टिकल, अब वही बात याद करें जो गुज़श्ता स्लाइड में हम स्टडी कर चुके हैं, ये दरअसल नेगाट्रॉन है, या दूसरे अल्फाज में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन की डिसइंटीग्रेशन के वक्त उससे एमिटेड इलेक्ट्रॉन है। इक्वेशन है आपके पास कॉपर, तांबे का एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास 65 है। एटॉमिक नंबर जो 29 है प्रोटॉन्स की तादाद है और एटॉमिक मास प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन्स की तादाद है। तो इसमें 36 न्यूट्रॉन होंगे और 29 प्रोटॉन, तो ये टोटल मिलके 65 हो गए। इसमें एक और न्यूट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेंगे, वो स्लो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के साथ जाके उसका हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में जो कॉपर हमें मिली है ये 2966 हो गई, तो एक न्यूट्रॉन इजाफा हो गया, एक आइसोटोप बन गया इसका, और साथ एच न्यू की फॉर्म में एक फोटॉन एनर्जी का एमिट हो रहा है जिसको गैमा रेडिएशन से ताबीर किया गया है। गैमा रेडिएशंस क्या हैं? ये एक्स रेज से ज़्यादा एनर्जी वाली रेज होती हैं। इसी चैप्टर में आगे चल के इनकी डिटेल आएगी। पहले मरहले में तो गैमा पार्टिकल एमिट हो गया जब न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करके उस न्यूक्लियस का हिस्सा बनता है। और दूसरे मरहले में बीटा एमिशन की बारी आती है, और जो ही बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 दर्जा बढ़ जाता है। मगर दूसरे मरहले में बीटा एमिशन के वक्त एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बातें बड़ी अहम हैं और बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं। अब देखेंगे कॉपर 2966 ये बदल जाएगा जिंक 3066 में, और साथ नेगाट्रॉन खारिज हो रहा है, बीटा नेगेटिव खारिज हो रहा है, जिसको हम गुज़श्ता स्लाइड में इलेक्ट्रॉन का नाम दे चुके हैं। तो वो इक्वेशन कौन सी थी? न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन में बदलता है। अब देखें कॉपर में न्यूट्रॉन यहां पे 37 हैं, 2966 के अंदर 37 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 29 हैं। एक न्यूट्रॉन अब प्रोटॉन में बदल गया, तो प्रोटॉन 29 की बजाय 30 हो गए। जब भी एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है लाजमी तौर पर उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी खारिज होता है। हकीकत में ये नेगाट्रॉन है, या इसका नाम बीटा पार्टिकल है, और बीटा पार्टिकल की 2 कैटेगरीज में से बीटा नेगेटिव है। और साथ न्यूट्रिनो भी खारिज होता है, जिसको बुक वाले ने नहीं लिखा, तो आप लिख भी सकते हैं, न लिखें तो एफएससी लेवल पे ज़्यादा बेहतर है। तो इस इक्वेशन को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि दरअसल इसके अंदर जो न्यूट्रॉन एंटर हुआ था, अब वो न्यूट्रॉन या कोई और न्यूट्रॉन इसके अंदर अब टूट के प्रोटॉन में और नेगाट्रॉन में यानी बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, लेकिन एटॉमिक मास क्यों सेम है? इसलिए कि एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन्स जमा न्यूट्रॉन को कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को कहते हैं। पहले यहां पे न्यूट्रॉन 37 थे और प्रोटॉन 29 थे, तो दोनों का मजमूआ 66। अब न्यूट्रॉन कम होके 36 हो गए और प्रोटॉन बढ़ के 29 की बजाय 30 हो गए। इन दोनों का मजमूआ 36 जमा 30 भी 66 ही रहता है। ये दरअसल सर्कल के अंदर जो रिएक्शन है, मैंने आपके नॉलेज की खातिर दोबारा यहाँ पे मेंशन कर दिया।
ये अमल न्यूक्लियस के अंदर कार फरमा हो रहा होता है। न्यूट्रॉन एज ए प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइलिन हो गया, गलती से आप प्रोजेक्टाइल कर लेंगे, LEN ये यहां से आप ओमिट कर देंगे, प्रोजेक्टाइल। न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोजेक्टाइल को आप फिजिक्स में डिटेल से पढ़ते हैं। इट कैन कैरी आउट द फिशन रिएक्शन, और इसके जरिए से फिशन रिएक्शन कराया जाता है। और इस अमल के लिए हमें फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए होता है, और फास्ट न्यूट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर पेनिट्रेट हो जाए, अव्वल तो वो न्यूक्लियस के साथ टकरा के अपना रास्ता मोड़ लेता है, अगर हाँ उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए, उसका हिस्सा बन जाए, तो वो न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल को किक आउट कर देता है। स्लो न्यूट्रॉन अगर जाए तो वहां से पहले गैमा रेज को और फिर नेक्स्ट स्टेप में बीटा पार्टिकल को एमिट करता है, जबकि फास्ट न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। यहां एग्जाम्पल में हम न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं। तो फास्ट न्यूट्रॉन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, फास्ट न्यूट्रॉन कहलाता है। इक्वेशन है आपके पास, नाइट्रोजन पर फास्ट न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, लिहाजा इसमें प्रोटॉन्स की तादाद हो जाएगी 7 जमा 0 7, और ऊपर एटॉमिक मैस की वैल्यू हो जाएगी 14 जमा 1 15। फिर ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे और न्यूक्लियस टूटेगा तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई में बदलेगा। न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है, तो ये बोरॉन और अल्फा पार्टिकल बन गया। बोरॉन 5 9 और अल्फा पार्टिकल 2 4। यहां भी आप जमा कर सकते हैं, 5 जमा 2 7 और ऊपर 9 जमा 4 13। तो ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। अपनी मर्जी से यहां हम कोई चीज नहीं बना सकते कि बैलेंस कर लें। जो रिएक्शन होता है हकीकत में, उस रिएक्शन को हम यहां पे मेंशन करते हैं। ये इक्वेशन एक और हकीकत भी हम पे वाज़े कर रही है कि जब इंसान की जिस्म पर न्यूक्लियर रेडिएशंस पड़ती हैं तो क्या केमिकल चेंज आ सकती है। ये इक्वेशन इसकी बेहतरीन दलील है कि अगर कोई इंसान ऐसी जगह मौजूद है जहां कुदरती ताबकारी हो रही है, वहाँ से नेचुरली तौर पर रेडिएशन खारिज हो रही हैं और उन रेडिएशन में फास्ट न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो जब बॉडी के ऊपर वो फॉल करेंगे तो हमारा जो प्रोटीनस पार्ट है, अमाइनो एसिड्स, उनके अंदर चूँकि नाइट्रोजन भी होता है अमाइनो ग्रुप में, उस नाइट्रोजन के साथ जब ये फास्ट न्यूट्रॉन टकराएगा तो उसको बोरॉन में बदल देगा। इस तरीके से जेनेटिक डिजीज़ेस या सम अदर डिजीज़ेस लाहिक हो जाती हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, ये बड़े शदीद किस्म के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डालता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन को कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज न्यूट्रॉन, आप सब इससे वाकिफ़ हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल ज़रा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, जब प्रोटॉन मूव करता हुआ आए और कुछ सब्सटेंसेस पे फॉल करे, उनके साथ स्ट्राइक करे, तो बिलउमूम तौर पर उनसे फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स को नॉक आउट कर देता है, किक आउट कर देता है। मसलन पैराफीन से, पैराफीन कहते हैं अल्केन को, पानी से, पेपर यानी कागज से, और सेलुलोज से।
हाई स्पीड प्रोटॉन जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, दरअसल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्टैटिक नहीं होते, ये मूव कर रहे होते हैं, जिनको NMR के अंदर स्टडी किया जाता है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। ये यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। पोलोनियम का सोर्स है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल खारिज हो रहे हैं, आगे ये टकरा रहे हैं बेरिलियम से। तो बेरिलियम के साथ जब ये टकराए तो इन्होंने बेरिलियम को तो बदल दिया था कार्बन के अंदर, और वहाँ से न्यूट्रल ज़रिए न्यूट्रॉन खारिज हुए। इनके सामने पैराफीन रखी है, तो पैराफीन के साथ जब न्यूट्रॉन टकराएंगे तो वहाँ पैराफीन से ये प्रोटॉन को किक आउट कर देते हैं। प्रोटॉन यहाँ से आउट हो रहे हैं और इनको आगे गैगर मुलर काउंटर के ज़रिए से इनको काउंट किया जा सकता है और इनका चार्ज वगैरह भी मालूम किया जा सकता है। इनकी रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।